आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले 14 साल में कुल मिलाकर 90 अपराध हमारे पास दर्ज हुए हैं। किसी भी तरह की बॉम्ब स्फोट या इस तरह की घटनाओं से संबंधित, उनमें से सबसे ज़्यादा वो 93 के घटनाओं से संबंधित बहुत सारे अपराध उस समय हुए थे। उसके बाद कई वर्षों तक कोई बॉम्ब स्फोट तो हुआ नहीं। फिर कुछ छिटफुट घटनाएं हुई 98 और 99 वर्ष में, छोटी मोटी, और फिर 2002-2003 के वर्ष में लगभग 8 महीने के दौरान कई घटनाएं हुई बॉम्ब स्फोट से संबंधित। विशेषकर ये 2002 नवंबर दिसंबर से लेकर 2003 के अगस्त महीने तक जो घटनाएं हुई वो कम समय में लगातार कई घटनाएं हुई। मुंबई जैसे शहर का वैसे तो आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ना यहाँ पे राजनीतिक आंदोलन है कोई, ना विचारधारा की लड़ाई। लेकिन भारत की आर्थिक व्यवसायिक राजधानी होने के नाते ये शहर हमेशा आतंकवादियों की नज़र में रहा है, निशाने पे रहा है। जहाँ मैं हूँ यहाँ पिछले साल बम फटा, कई बेगुनाहों की जानें गईं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं इस शहर में, उनमें कट्टरपंथी इस्लामी तंजीमों का हाथ रहा है। क्या इससे आम मुसलमानों के जीवन में असर पड़ा है? इस हफ्ते हम इसको जांचने की कोशिश करेंगे। मुंब्रा मुंबई शहर का एक बाहरी इलाका है जिसमें मुसलमानों की आबादी 70 से 80% है। मुंबई की पुलिस मानती है कि मुंब्रा आतंकवाद का गढ़ बन गया है। मुंब्रा में आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के सुविधाएं नहीं मिली हैं जो बाकी महाराष्ट्र में मिलती हैं? ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप खुद देख सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और यहाँ से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला है, आप देख लीजिए कि यहाँ की क्या कंडीशन है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? नहीं, मुझे क्यों लगता है ये तो गवर्नमेंट बताया कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। मुंब्रा कोसा वालों के साथ हमारे साथ ये हो रहा है, ये हम जानते हैं। नहीं, पर आप जो अभी कह रहे थे कि ये मुसलमान इलाका है इसलिए। हाँ, ये तो है ही है, मुस्लिम इलाका है। ये हमारा ही कहना नहीं है, बल्कि बहुत सी ONGs जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये कहा है कि मुस्लिम इलाका होने की वजह से लापरवाही हो रही है। रोड बनवाना उनका काम है। बिजली पानी का बता रहे थे कि बिजली पानी का तो बहुत ही भयंकर मामला है यहाँ पे। कितना घंटा जाती है रोज? कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है कब चली जाएगी कब आएगी। रोज जाती है? रोज जाती है। हमने पुलिस से सुना है कि यहाँ पे ये दहशतगर्दियों का गढ़ सा बन गया है मुंब्रा। इस पे आप क्या कहेंगे? बताया ना, पुलिस को बताना चाहिए कि भाई अयाज अहमद खान दहशतगर्द है, आप ले जाइए उसको अंदर। यहाँ के मुसलमान खुद उसको सजा देंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाहर से आके लोग यहाँ पे पनाह लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि मुंब्रा में आतंकवादी बहुत हो गए हैं, क्यों गढ़ सा हो गया है दहशतगर्दी। वो एक लड़की को मार के मुंब्रा को टेररिस्ट घोषित करने का कोशिश तो की थी। वो किस पुलिस ने की थी? गुजरात की पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने किया होता तो मानते कि यहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं। टेररिस्ट रहते हैं तो उड़ा दो भी मुंब्रा। सब जानवर हैं ना यहाँ पे, टेररिस्ट हैं, सब उड़ा दो। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मिक्स आबादी है। बस बात यह है कि यहाँ पे क्रिश्चियन थोड़े से हैं, हिंदू थोड़ी से हैं। अब यहाँ पे जो इधर उधर से लोग आए हैं, बॉम्बे के मेन रेजिडेंट जो मतलब इलिटेट टाइप के हैं,
क्या रे ऐसा ऐसा बात करते हैं, तो उनको मिला के जो वो सबको एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं, शेर बकरी को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर ये जो दहशत गर्दों की बात करते हैं कि यहाँ पे उनको पनाह मिलती है, ये बात ठीक है कि वैसे ही शक की नज़र से देख रहे हैं आप लोगों को? दहशत गर्दों को पनाह मिलती है, दहशत गर्दों को पनाह कहाँ नहीं मिलती है। जहाँ पे जुल्म बढ़ेगा वहाँ दहशत गर्दी बढ़ेगी। कंट्रोल करे, गवर्नमेंट का काम है ये। पुलिस काहे के लिए, पुलिस क्या करती है? मोहम्मद अफरोज को सितंबर 2001 में गिरफ्तार किया गया था और 7 महीने जेल में रखा गया। पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय घोषित किया कि भारत में पहला अल-कायदा का आतंकवादी पकड़ा गया है। बताया गया था कि अफरोज सितंबर 11 की साजिश में शामिल थे और ब्रिटेन की संसद को उड़ाने की साजिश में भी। अफरोज कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं और उनको फंसाया गया है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। ये तो 6 दिसंबर को हमको मालूम पड़ा कि हम पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले तो हमने कभी अलकायदा का नाम ही नहीं सुना था। अलकायदा कौन सी, ऐसे अलकायदा की बात नहीं है, मैंने कोई इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं कभी सुना था। लेकिन 6 दिसंबर को हमको जब मालूम पड़ा कि ये हमारे पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमें टेररिस्ट बता रहे हैं। मुझे क्यों टेररिस्ट बताया गया? देखिए, मैं आपको एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ और मैंने पायलट ट्रेनिंग की है, ये चीज उनके ऊपर बराबर फिट होती थी, तो उस हिसाब से उन्होंने स्टोरी बना। और भी तो मुसलमान होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते हैं पायलट की विदेशों में। हाँ, लेते होंगे ट्रेनिंग, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे, क्योंकि जब बॉम्बे क्राइम ब्रांच को वार्षिक क्राइम ब्रांच ने केस हैंड ओवर किया कि ठीक है हमने तो कोई इन्वेस्टिगेशन करी, हमें तो कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 2 महीने तक, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे केसेस हमारे पर लगाए ताकि वो पूरा उनकी स्टोरी बना सके और सारी चीजें मतलब उनके रेडी हो जाए। ये 2 महीने के अंदर 6 दिसंबर के बाद से 2 महीना आपको कोर्ट में पेश नहीं किया? 2 महीना उन्होंने कोर्ट में पेश किया, मगर इस केस में नहीं। मेरा ऐसा है कि आप इस केस से पहले मेरी कोई चौकी में एनसी भी नहीं थी। 11 सितंबर के बाद से हालत इतने खराब हो गया और वाशी पुलिस स्टेशन को आज भी मैं उनको देखता हूँ तो बड़ा गुस्सा आता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको तब पता था कि ये सारी चीजें मतलब उन्होंने इंक्वायरी किया, ठीक है, जो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इतने मैंने ट्रेनिंग की, तो यहाँ तक उन्होंने सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद भी कहते नहीं इसका कुछ लिंक है। फिर भी उन्हें लास्ट में तंग अगर कमिश्नर ने खुद इंक्वायरी की तो कमिश्नर को कुछ नहीं मिला और कमिश्नर काफी अच्छा था, तो उसने मुझे बॉम्बे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। तो मैं बॉम्बे क्राइम ब्रांच मुझे कई बार एनकाउंटर करने लेके गए लेकिन गोली मारे नहीं। आपको कैसे मालूम था कि एनकाउंटर करने लेके गए? क्योंकि वो खुद बोल के जाते थे आज रात को दोबारा एनकाउंटर करना है, खुद मुझे बोलते थे कि आज बस अभी बहुत थक गए हम, आज अफरोज का एनकाउंटर करना है। अब एनकाउंटर तो आज के जमाने में तो बच्चे जानते हैं कि एनकाउंटर क्या चीज होती है। मैं लास्ट टाइम उनसे ये कहता हूँ कि साहब मेरा इस केस से मतलब इस चीज में कोई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप फुकुट में मुझे फंसा रहे हो, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। बस उनका वो टॉर्चर चालू हो जाता था। मेरे पिताजी को यहाँ घुमाते थे, आप जाइए वहाँ वकील मत कीजिए। 2 महीने तक हमने कोई वकील नहीं किया। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये पायलट ट्रेनिंग जो कर रहे थे, उसमें क्या वो भी थे जो कहते हैं कि 19वां या 20वां हाईजैकर वहीं पे पढ़ते थे वो? नहीं, जिनको पकड़ा गया है? नहीं, ये सारी बातें झूठी है। पुलिस ने ऐसे बेबुनियाद बताया है कि वो लोग वहीं पढ़ते थे, कि पुलिस को तो केस बनाना था। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, मुझे सीबीआई ने भी इंक्वायरी किया है, ऐसा नहीं है नहीं इंक्वायरी किया है। एक मिस्टर रॉय थे जो मेरे फादर से भी मिले थे, बराबर, मेरे फादर से भी मिले थे, वो मेरे पास जेल में मेरा इंट्रोगेट करने आया था। तो उन्होंने मेरे को पूछा, बोला कि अफरोज ऐसा है कि हम बॉम्बे पुलिस की बात ही नहीं सुनते, क्योंकि बॉम्बे पुलिस केस बनाने का माहिर होती है, हम बॉम्बे पुलिस की बात ही नहीं सुनते, हम सिर्फ तुमसे सच्चाई जानना चाहते हैं। तो मैंने उस वक्त सारे फैक्ट्स उनको बता दिए कि सर ये ऐसा था, मैंने पुलिस को पहले भी ऐसे बताया था, लेकिन पुलिस कहती कि तो झूठा है, उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। अफरोज साहब, आप जब बॉम्बे वापस आए हैं, किस वजह से आए थे और कहाँ पे आपको पकड़ा गया था? मेरी बॉम्बे आने की एक ही वजह थी कि मेरी फैमिली जो थी, जैसे मेरे अंकल हैं लंदन में, मेरी ग्रैंड मॉम है, सारे लोग हैं, तो मेरी शादी वहीं पे कराना चाहते थे और मुझे वहाँ पे शादी नहीं करनी थी। तो इस वजह से मैं वहाँ से बगैर किसी बोले वापस आया मैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बगैर किसी बोले तो हम टेररिस्ट हो गए या हम ये हो गए क्या, हम तुमने ये जुर्म किया, तुम बगैर बोले किसको क्यों नहीं आए। ठीक है, मेरी फैमिली से मैं मिला, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत गालियाँ दी, मेरे फादर ने मुझे मारा भी कि बगैर बोले तू क्यों आ गया, और आया भी तो हमें क्यों बताया क्यों नहीं।
ठीक है बोले एक काम करो, क्योंकि देखो ऐसा है कि हमारा जो एरिया है जहाँ से मैं पायलट ट्रेनिंग करने गया था फर्स्ट टाइम, वो एक स्लम एरिया है, चीता कैंप जिसको कहते हैं, वो एक स्लम एरिया है। तो वहाँ पे क्या है, बड़े भाई मेरे फादर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आज भी आप कहीं भी उनका नाम जाके पूछोगे तो कोई भी मतलब ऐसा बुरा नहीं कहेगा। तो मेरे फादर चाहते थे कि मतलब हमारी रेपुटेशन ख़राब ना हो, अभी हम तुम्हें चीता कैंप लेके जाएंगे तो हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी, तो इससे अच्छा है कि एक नाइट हम आपको यहाँ पे होटल में रुकाते हैं, दूसरे दिन तुम्हारी लंदन टिकट करा के, मेरे अंकल से उन्होंने बात कर ली थी फ़ोन पे, दूसरे दिन आपकी टिकट करा के आपको वापस भेज देंगे। तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करना है तो कीजिए, नहीं तो वहीं सेटिंग हो जाइए। ये इनका राय था। लेकिन क्या था, सुबह में जैसे रात को उन्होंने मुझे तो कौन से होटल में ठहरे थे? ये होटल अबाउट वाशी के अंदर सेक्टर 9 में है, जहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। जैसे तो रात सुबह में क्या था, पुलिस की रूटीन चेकअप थी कि उनको खबर थी कि कोई रॉबर है जो होटल अबाउट में छुपा हुआ है। तो उनकी रूटीन चेकअप में वो मेरे भी रूम में आ गए, जैसे रूटीन चेकअप नॉर्मली सब लोग उसमें करते हैं। तो पूछा मुझे आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चीता कैंप में रहता हूँ, मैं पायलट ट्रेनिंग करता हूँ और मुझे वापस लंदन जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज नाम है। अच्छा ठीक है। उन्होंने क्या किया, 4-5 बजे तक मेरे साथ बातचीत ही करते रहे, बोले अभी तो कुछ छोड़ देंगे, बोले बस हो गया, हमारा को क्या है, हमारा को क्या करना है। फिर उन्होंने मुझे 8 बजे उनके बेलापुर हेड ऑफिस में लेके गए। वहाँ से उन्होंने जो मेरे साथ मारम तोड़ी जो भी है, एक दिन तक तो मुझे मारा नहीं, सीधी सी बात है, एक दिन तक तो मुझे मारा नहीं। उसके दूसरे दिन उन्होंने मुझे इतना मारा, रात को ऐसे गुप्त स्थानों पर लेके जाते थे जो मुझे आज तक भी पता नहीं होगी, मुंह पे कपड़ा डाल के या पट्टी बांध कर आंखों पर मुझे इतना मारा, सारे कपड़े उतार दिए, एसी रात भर शुरू किया और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मुझे एक ही रूम में एसी में इतना ठंडे में बिठा दिया, जब सुबह मैं हाथ धोता हूँ तो मेरे हाथ के चमड़े सारे निकल जाते। इतना बेकार मुझे टॉर्चर किया। कहते कि नहीं तुम्हारा कोई लिंक है तो कोई गैंगस्टर से। अफरोज अपने पे लगाए गए इल्ज़ाम झूठा मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि इस्लाम खतरे में है और अलकायदा को एक आतंकवादी संगठन कहने से कतराते हैं। इंटरव्यू के दौरान उनके एक दोस्त ने हमारे सवालों को मुस्लिम विरोधी बताया। अगर बाकी दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं वो फिलहाल मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे भी वो शक की नज़र से पुलिस देखेगी कि नहीं मुसलमानों को? हाँ ठीक, देखो ऐसा है कि पुलिस आज टारगेट बनाती किसी को है? मुसलमानों को। ठीक है, वो वहां पे कर रहे हैं, भुगतना हमको पड़ रहा है, वो कर रहे हैं वहां पे। आप कह रहे हो कि उन्होंने 11 सितंबर को भुगतना हमें पड़ रहा है, हम तो एक आम नागरिक है। लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये आपकी नज़र में दहशतगर्दी तंजीमें हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं? ये उल्फा है, अक्सर नक्सलाइट, ये सब क्या, उसके बारे में पूछना चाहिए ना आपको। खाली आपकी बातें से लगता तो मैं एंटी मुस्लिम हूँ, बात सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ उल्फा क्या करें उन्होंने, उनके बारे में आज हमने हाईलाइट किया मीडिया पे। आतंकवादी कह के एनकाउंटर में मार डाला। मुंब्रा के लोग कहते हैं कि इशरत बिल्कुल बेगुनाह थी। पुलिस कहती है कि मुंब्रा आतंकवादियों का गढ़ बन गया है, यहाँ पे उनको पनाह मिलती है। मुंब्रा के लोग कहते हैं ये बिल्कुल झूठ। क्या नाम है आपका? जीनत। आपका? अनवर। और ये जो इल्जाम लगा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपको अंदेशा था कि आपकी बहन के ऐसे बात? जी नहीं है, हम लोग अभी यकीन नहीं है सब बात। और जावेद के बारे में जो कहते हैं कि जावेद लश्कर तैयबा का था, ये आप यकीन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग इस बात कुछ मालूम नहीं। हम लोग कुछ अभी तक मालूम नहीं है, अब होंगे भी तो हम लोग क्या मालूम, उससे हम लोग जानते नहीं इतना ज्यादा। आपकी बहन साथ में कैसे थी इनके? काम के सिलसिले में गई थी ना, तो वे लेके गए थे काम करने के लिए। पहली दफा गई थी क्या? ये तीसरी टाइम गई थी। तीसरी। तो ये जो कहते हैं कि लश्कर तैयबा ने कबूल किया है कि ये हमारी थी, इसको ये सब नहीं, हम लोग
कैसे मान सकते हैं? 10 लोग हैं, 10 तरह की बात निकालते। ऐसा कुछ आज तक हम लोगों ने सुना नहीं है, तब परफेक्टली नहीं हुआ ये सब बात, किसी ने नहीं बोला ऐसा कुछ। उसकी जो बॉडी देखी और गोली किस तरह से मारे वो आप लोगों ने तो वो ही नहीं किया, मतलब दिखाया ही नहीं। क्या किस तरह से मारी थी? गोली जो मारी गई थी जब मिलाया गया था तो बहुत बुरी तरह से, जैसे क्या बोलते काउंटर करते, हाँ, तो उस हिसाब से जैसे गोली नहीं मालूम पड़ रही थी। गोली लगी कहाँ थी? पीछे साइड साइड में 5 गोली लगी थी। एक इधर भी थी गोली। ये जो पुलिस कह रही है, आपको लगता है सिर्फ मुमरा को बदनाम करने की कोशिश? हाँ, साफ है, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस इलाके को। यहाँ पे मुमरा में ऐसे लोग नहीं है जाहिल, अच्छे पढ़े लिखे, 10 लाख की 9 लाख की आबादी है मुमरा के अंदर। तो यहाँ से भी तो ये मुमरा के लिए तो फिर आगे के लिए बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए हम लोग का यही कहना है, जो भी आप लोग दिखाएंगे तो थोड़ा सा मतलब सच है वही बताइए। और ये इशरत जहान का जो केस है, आप उनको जानते थे? इशरत नहीं, मैं इशरत जहान को नहीं जानता था। जब टीवी पे जब न्यूज़ में सुना तब हमको पता चला कि कोई ऐसी, मतलब अभी क्योंकि जो तो स्टूडेंट जिस तरफ का बताया कि स्टूडेंट थी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, और लेकिन मैं तो उसको जानता नहीं था। और जो चीज़ बातें जो हाईलाइट हुई है तो जो मीडिया ने जो बताया हमने वही देखा है। पर आपको यकीन होता है क्या? ये दिल तो नहीं मानता है, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, गॉड नोस। मजीद मेमन मुंबई के मशहूर वकील हैं जिन्होंने कई ऐसे केस लड़े हैं जिसमें पुलिस की ज्यादतियां साफ नजर आती हैं। और ये जो इनकाउंटर के केस हैं, जिस हद जितने आपने देखे हैं, उसमें से कितने असली आतंकवादी मारे जाते हैं और कितने बेगुनाह लोग मारे? देखिए, आतंकवादी मारे जाते हैं, मैं इस बात से तो मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन पुलिस ने अक्सर ये कहा है कि कई गैंगस्टर्स को हमने मार दिया, जिसके खिलाफ 10 केस हैं, 25 केसेस हैं। या 10 या 25 केसेस जो हैं, क्या उसमें ठोस सबूत आपके पास उसकी इन्वॉल्वमेंट का है? क्या वो अदालत में ठहर सकता था? क्या अदालत उसे दोषी ठहरा सकती थी? ये सारे प्रिजम्पशंस हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। आप सबका जवाब हाँ 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 करके उसे मार डालते हैं रास्ते में। मैं समझता हूँ ये इंसाफ नहीं होता। ये बात सही है कि हमारी अदालतें इंसाफ देने में ताख़ीर करती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस सफर्स, मगर इसका मतलब ये शॉर्टकट रास्ता हम हरगिज़ इख्तियार ना करें। ये अभी जो केस हुआ था इशरत जहान का, उस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में कहा गया है कि वो आतंकवादी कोई जमात से जुड़ी हुई थी, या जावेद उसका साथी जुड़ा हुआ था। वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो है या नहीं वो सत्य भगवान जानता है या तफ्तीश करने वाले जानेंगे। लेकिन जिस अंदाज से उसे गोलियां मारी गई थी, उससे भी एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा लगता है कि इट्स अ फेक इनकाउंटर। यहाँ पर भी एक स्टेज मैनेज इनकाउंटर किया गया और उसे खत्म कर दिया गया। और ये ख्वाजा यूनुस का बताएं, ये इसकी कोई रिकॉर्ड थी पहले? आतंकवादी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। ही इज अ कंप्यूटर इंजीनियर, एज इनोसेंट एज एन एंजल। नथिंग। तो ये पकड़े कैसे गए? इसको शक में उठा के ले आए वहाँ से, भरने से पुलिस वालों ने मारना शुरू किया। किसी ने कुछ बताया कि फला तुम कंप्यूटर में कुछ मैसेज भेजते थे। बॉम्बे पुलिस, नेचुरली क्राइम ब्रांच की पुलिस। ख्वाजा यूनुस के केस के विषय में इस समय शायद कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मामला अभी पूरी तरह से न्यायाधीन है। अब एक छोटी सी घटना देखिए आपके सामने, ये इशरत संबंधी है। पहले इस विषय में कितने दिनों तक इस तरह का पूरा चलता रहा कि बिल्कुल इनोसेंट है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बात सामने आई, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो कई बार ऐसा होता है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी कहीं जान करके किसी भी कारण से किसी निरपराध को मारने का कोई सवाल नहीं उठता। और किसी को क्या मिलेगा? प्रयत्न होता है ये गंभीर अपराधियों को पकड़ने के लिए, और जब इनको पता है कि इतने उनके ऊपर गंभीर अपराध हैं, जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद इतने गंभीर मामले हैं कि वो चलेंगे, फिर वो छूट नहीं सकते। इस वजह से वो शरण आने को तैयार नहीं, और इसलिए उनके लिए तो कोई और बचने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो गोली चलाते हैं। कभी बच भी जाते हैं, गोली चला के पुलिस के ऊपर निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब उस स्थिति में आते हैं तभी वो गोली चलाते हैं। इस वजह से
वो मारे जाते हैं फिर पुलिस की गोली चलाने से। इशरत जहां को क्योंकि लश्कर तैयबा ने अपना सदस्य कबूल किया था, पुलिस उसकी एनकाउंटर में मौत को जायज मानती है। इन पिछले 14 सालों में एनकाउंटर्स में कितने लोग मारे गए हैं? 14 साल के पूरे आंकड़े तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग एनकाउंटर्स में मारे गए होंगे। हमारे लिए इसका मतलब ये है कि पुलिस जब अपनी कार्रवाई के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी अपराधी को जो कि किसी गंभीर अपराध में शामिल है, जो एब्सकॉन्डर है, उसको जब पकड़ने के लिए जाते हैं और वो अरेस्ट होने के बजाय, पुलिस की शरण आने के बजाय वो पुलिस के ऊपर अगर हल्ला करे, पुलिस की जान लेने की कोशिश करे, पुलिस के ऊपर गोली चलाए, उस समय पुलिस को ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए या अपने को खुद को बचाने के लिए, इन दोनों स्थिति में कभी हो सकता है कि बल का प्रयोग करना पड़े। वो बल के प्रयोग में कभी गोली चलाने की भी स्थिति आती है, और उसमें अगर कोई अपराधी मारा जाए, अगर इसको ही हम एनकाउंटर कहते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं में पिछले कई सालों में काफ़ी लोग मारे गए। पुलिस कहती है अगर हमें यकीन है कि ये शख्स बड़ा ख़तरनाक है समाज के लिए, अगर हम इसे कानून के सुपुर्द करेंगे तो कानून ये कहेगा कि जेल में इसे 10 साल खिलाइए, और उसके बाद पता नहीं इंसाफ में क्या होता, कोई फ़ायदा टेक्निकल लेकर वो छूट जाएगा। तो उसे शॉर्टकट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिसे कहते हैं, एनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया। लेकिन हमने हमेशा से ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, इस तरह की पुलिस की लोगों की हत्या कर देना, चाहे वो कितना ही खतरनाक गैंगस्टर क्यों ना हो, इसको डिस्करेज किया है हमेशा से। और एक डेथ सेंटेंस यानी स्टेट ने किसी को मार देना, वो भी इतना आसान नहीं है। तो पुलिस ने किसी को मार देना इतना आसान हो सकता है? आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई तब तक नहीं जीती जाएगी जब तक आम आदमी का न्याय प्रणाली और पुलिस पे विश्वास ना हो। ये विश्वास उस वक्त टूटता है जब 19 साल की लड़कियों को पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है, जब उन लोगों को मारा जाता है इन एनकाउंटर्स में जिनको बाद में बेगुनाह साबित किया जाता है। ये विश्वास तब टूटता है जब आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में मुकदमों के फैसले 20-20 साल बाद होते हैं।